नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साक्षी जर्नल में। आज हम अपनी बुक रीडिंग सीरीज़ के पार्ट 21 में पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में हम पुस्तक स्त्री आंतरिक बल की ओर के अध्याय 13 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कहीं उनका किसी से कुछ चल तो नहीं रहा है। यह शीर्षक एक ऐसे सवाल की ओर इशारा करता है जो कई महिलाओं को बिना किसी आधार से सुनना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस विषय पर लेखक क्या कहना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्नकर्ता आचार्य जी से बोलते हैं, मेरे पति एक एयर इंडस्ट्री यानी विज्ञापन उद्योग में काम करते हैं, तो उनका पूरा जो समय है वो जवान और सुंदर महिलाओं के साथ बीतता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही तनाव में रहती हूँ, पजेसिव, अधिकारात्मक हो जाती हूँ और इनसिक्योर, असुरक्षित भी हो जाती हूँ। तो मैं सारे हथकंडे अपना चुकी हूँ, पर मेरे जो पति हैं वो काम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे पति का मानना है कि उनकी जो नीयत है वो साफ़ है और जो भी महिलाएँ हैं वो उनसे सिर्फ काम को लेकर ही संबंधित है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है कि मुझे खुद में ही बदलाव करना चाहिए, तो मैं क्या करूँ अभी? तो इस पे आचार्य जी बोलते हैं, बड़ी गरीबी की हालत है ऐसे तो, कि मेरा पति है वो कहीं ऑफिस यानी कार्यालय में काम करता है, वहाँ उसके साथ आकर्षक महिलाएं काम करती है, तो वो कहीं कुछ गड़बड़ ना करे। और इसको लेकर के पत्नी जी में बड़ा ही तनाव रहता है, डर रहता है। सबसे पहले तो वहीं की बात है, बड़ी गरीबी और गरिमाहीनता की है। रिश्ता अगर कमज़ोर है, बालू की बुनियाद पर बना हुआ है, तो आप उसको बचा कर के भी क्या कर लेंगी? रिश्ता तो तभी सार्थक और थोड़ा अस्थायी होगा जब दोनों पक्ष किसी दबाव या जोर जबरदस्ती के कारण नहीं, बल्कि अपनी समझबूझ से और स्वेच्छा से एक साथ हो, है ना? अब अगर इस संबंध में पति देव को कुछ मिल ही नहीं रहा है तो उड़ तो वो जाएंगे ही। उनको आप वैसे भी नहीं रोक पाएंगी, और ज़्यादा बुरी बात है ये हो सकती है कि वो उड़कर भी आपका घोंसला छोड़कर उड़ जाने के बाद भी आपको दाना डालते रहें। वो तो और एक ऐसा होगा जैसे गरीब पर दया दिखाई जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें एकदम स्पेसिफिक विशिष्ट स्थितियाँ क्या हैं, लेकिन आमतौर पर डर ज़्यादा तब लगता है जब महिला पुरुष पर आर्थिक रूप से भी आश्रित होती है। फिर जिसको पॉजिटिवनेस यानी अधिकारात्मकता कहा जाता है, वो और कुछ नहीं होता है, वो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा होती है, डर। हम कहते तो ऐसे हैं कि हम पॉजिटिव हैं। अरे मेरी बड़ी बीमारी है, मैं पॉजिटिव हूँ। मैं अपने पति को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। मैंने पति को मुट्ठी में पकड़ रखा है, मैं पॉजिटिव हूँ। आपने समस्या बिल्कुल उल्टे तरीके से बताई है। समस्या को बताने में ही झूठ है। तथ्य ये हो सकता है कि आप अपने पति देव की मुट्ठी में हैं, क्योंकि आप उन पर हर तरीके से आश्रित हैं। तो आपको लगातार ये डर बना रहता है कि पति देव अगर कहीं सटक लिए तो आपका क्या होगा। ये प्रेम नहीं है, ये तो सिर्फ किसी तरीके से अपनी व्यक्तिगत भलाई की चिंता है। क्या होता है, आप चेहरा मोहरा देख करके ब्याह कर लेते हो, ठीक। और भारत में ये खूब होता है, जब लड़की देखी जाती है तो अभी भी बहुत सारे पुरुष भारत में ऐसी मजेदार मानसिकता में जी रहे हैं कि वो लड़की की क्वालिफिकेशन यानी योग्यताओं वगैरह पर बहुत ध्यान नहीं देते। गुण दोष देखना तो दूर की बात है, वो इसको भी बहुत महत्व नहीं देते कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है। वो कहते हैं कोई इससे लेक्चर यानी भाषण थोड़ी दिलाने हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि अगर वो शादी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वो अपने घर एक स्त्री दे ला रहे हैं उसका उपभोग करने के लिए। तो ऐसे में ये बात बड़ी कम महत्व ही रह जाती है कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है। और कड़वा सच ये है कि ये बात लड़कियां भी जानती होती है कि शादी के बाजार में इस बात का बड़ा कम महत्व रहता है कि उन्होंने पढ़ाई कितनी की है। अगर लड़की सुंदर है तो उसको मोटी असामी में ही जानी है। बहुत सारे लोगों को मेरे इन वक्तव्यों से आपत्ति होती है। बहुत सारे लोगों को मेरे इन वक्तव्यों से आपत्ति होगी। जिन्हें आपत्ति हो रही हो, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे जो तथ्य पता है उनको तो मैं कहूँगा ही ना। लड़की अगर सुंदर हो तो आमतौर पर उसको ये भरोसा रहता है कि पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, डिग्री पूरी करूँ कि ना करूँ, नौकरी मिले चाहे ना मिले, मुझे तो बढ़िया कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आईएएस मिल ही जाना है। ये भी हो सकता है कि लड़का विदेश में हो तो सीधे कनाडा का वीज़ा लग जाए मेरा शादी के बाद, ये भी हो सकता है। तो पढ़ाई लिखाई पर कौन ध्यान दे, रूप रंग काफ़ी होता है। अब रूप रंग देख कर के शादियाँ होती है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ मुझे पता है कि अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनने में आपको, पर मैं क्या करूँ, या तो सवाल ही ना पूछा जाता। रूप रंग देखकर शादियाँ ही होती हैं। अब ये जिन्होंने रूप रंग देखकर शादी की है, इन्होंने अपनी तो करियर व्यवसाय का पूरा ख्याल रखा है। ये इंजीनियरिंग भी करके बैठे होंगे, फिर एमबीए भी करके बैठे होंगे। जीवन भर इनका जो रवैया है वो बिल्कुल प्रोफेशनल यानी पेशेवर रहा है ना। नो नॉनसेंस, टू द पॉइंट, मुद्दे पर कोई बकवास नहीं। तो बताओ असली मस्त जॉब कहाँ लगेगी। प्लेसमेंट प्लेसमेंट, नौकरी, यही करते रहते हैं। ये सब चीज़ें इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो रही है। मेरा पैकेज कितना है, मैं किस इंडस्ट्री में हूँ, आगे कैसे बढ़ना है, यही सब किया है इन्होंने। देखते हैं अगले पेज पे आचार्य जी क्या बोलते हैं। और लड़की ये जानबूझकर ऐसी उठाकर लाते हैं जो मन में बिल्कुल गरीब रह गई है, दरिद्र, बिल्कुल बस तन से मालामाल है। वो लड़की भी सोचती है कि मेरी लॉटरी लग गई, देखो मुझे कितना अच्छा वर मिल गया। यही होता है ना। एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़की, उसको ऐसा बढ़िया कोई मिल जाए वर, दुल्हा, कितनी खुश होती है। सब उसकी किस्मत की तारीफ करते हैं, कहते हैं ये देखो इतना अच्छा लड़का मिल गया है उसको। और लड़की ने खुद क्या किया है, उसने कहीं ऐसे ही कहीं लोकल स्थानीय कॉलेज से कुछ कर लिया है, किसी तरीके से ग्रेजुएशन स्नातक पास कर लिया अपने दम पर। उसको कहीं 5-10 हज़ार की नौकरी ना मिले और लड़का उसको मिल गया है महीने के लाखों कमाने वाला, तो सब कहते हैं वाह क्या किस्मत है, क्या तकदीर लेकर के आई है। वो तकदीर नहीं, जिस्म लेकर के आई है, जिसकी वजह से उसकी ये शादी हो रही है। अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा। 2-4 साल बाद तन तो घर ही जाना है।
तन की यही फितरत होती है। अब तक कब तक बचाओगे अपने देव को? खास तौर पर अगर लड़की रंग रूप से आकर्षक है तो बच्चे भी जल्दी होंगे। पतिदेव छोड़ेंगे ही नहीं। जब इतना सेक्स होगा तो बच्चे भी होकर रहेंगे। एक बच्चा, दूसरा बच्चा, 4 साल में 2 बच्चे। इंसान का शरीर कितना झेलेगा? उस 4 साल में उसकी उम्र बढ़ जाती है 10 साल। फिर पतिदेव को दैहिक माल अब उतना आकर्षित नहीं करता, क्योंकि पतिदेव खुद तो अभी जवान ही है। वो ढल सी गई है और अब उसे 2 बच्चों का भी ख्याल रखना होता है। तो अब पतिदेव जाएंगे इधर उधर देखेंगे ही। लगभग वैसी ही किसी स्थिति से ये सवाल उठा है आज। आज का जो ये सवाल उठा है, आज का यही चल रहा है ना हमारे समाज में। मैं कह रहा हूँ ये बड़ी गरीबी की हालत है। अब तुम क्या करोगी बताओ? काश कि मेरे पास आपको देने के लिए सलाह के अलावा भी कुछ होता। सलाह के अलावा कोई सहारा नहीं दे पाएंगे अब हम। शिक्षा आपकी कोई बहुत ज़्यादा है ही नहीं। रूप रंग था वो अभी अब ढलने लगा। साथ में आ गए हैं 2 बच्चे। घर से बाहर का एक्सपोजर, संसर्ग आपने न पिता के घर लिया ना आपको पति ने दिया। पति भी बोलता था धूप में निकला ना करो, रूप की रानी हो तुम, गोरा रंग काला न पड़ जाए। तो लगातार आप घर में ही रह गई ना। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें लेखक यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार रिश्तों में विश्वास की जगह शक और असुरक्षा हावी हो जाती है। जब इंसान खुद अंदर से असुरक्षित होता है तो वो बिना वजह भी संदेह करने लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि लेखक इस विषय को किस दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। पिता भी कहते थे कि भाई इसकी पढ़ाई लिखाई में कौन खर्च करे, वो पैसा अंततः देना तो दहेज में ही है। तो उन्होंने भी कभी भी ठीक से पढ़ाया लिखाया नहीं, ना किसी किस्म का अनुभव दिया, ना ही एक्सपोजर दिया है ना पतिदेव ने दिया। बस ये बेचारी भावना में बैठकर यही सोचती रहती थी कि मुझे तो देखो भगवान सा पति मिल गया है और जन्नत सा घर मिल गया है, और अब ये हालत है कि मैं गरीब पजेसिव हूँ, बल्कि इनसिक्योर हूँ, क्योंकि पति के ऑफिस में सुंदर महिलाएं काम करती है। अब क्या करें बताइए ना, अब क्या करें? पतिदेव तो शादी के 4 साल में करियर में और आगे बढ़ गए, और किसी भी रिश्ते में जो पक्ष जितना सबल होता है, जितना पावरफुल शक्तिशाली होता है, उसका हाथ उतना ही ऊपर होता है। ये आप जानते नहीं हो क्या? रिश्ते भी बराबरी वालों में ही बनते हैं ना, और बराबरी अगर नहीं है तो जो ताकतवर होगा उसी की ही चलेगी घर में या कहीं भी रिश्ते पे। वो अपने हिसाब से चलाएगा। आप कर क्या लेंगी? अब जब शादी हुई थी तब भी वो आपसे आगे थे, और शादी के 4 साल में जब आप घर में बैठ कर के रूप की रानी हो रही थी और बच्चे पैदा कर रही थी, उस दरमियान वो और आगे बढ़ गए हैं आपसे, और अब वो जो भी करना चाहेंगे करेंगे ही। आप कैसे रोक लेंगी उन्हें? कोई भी नहीं रोक सकता। मैं क्या करूं? क्या सलाह दूं आपको? एक बच्चा 3 साल का और दूसरा बच्चा 1 साल का है। अब आप क्या करेंगी? दोनों के पुतरे बदलने होते हैं लगातार। आप क्या करेंगी अब बताइए? पति पर चिल्ला भी नहीं सकती हैं जोर से, चिल्लाती हो तो बच्चे रोने लगते हैं। तो बताइए अब आप क्या करेंगी? पतिदेव कमा करके और जिम, व्यायाम और स्पा, सौंदर्य प्रसाधन और स्पोर्ट्स खेल, ये सब कर करके और जवान हो गए हैं। अब आप 27 की उम्र में 35 की लगने लगी हैं, वो 28 की उम्र में 25 के छोरे लग रहे होंगे। एक तो 25 के छोरे जैसे लगने लगे हैं, ऊपर से हाथ में पैसा है। तो 25 साल का दिखने वाला आकर्षक हैंडसम मर्द, वो भी पैसे वाला, उसकी ओर 4 तितलियाँ काहे नहीं आकर्षित होंगी? फूल खिला है, आओ तितलियों, आप घर में बैठी हैं, बैठे रहिए। ये ज़िंदगी भर नहीं सोचा था आपने? तब क्या कहा था? हाय क्या किस्मत लेकर के आई है। अब देख लो अपनी गरीबी, और ज़्यादा मुंह चलाएंगी भी तो आप पर नोटों की गड्डी और फेंक देगा। कहेगा जाओ शॉपिंग कर लेना। और जानते हो सबसे ज़्यादा गरिमाहीन, शर्मनाक और बेइज्जती की बात क्या होगी? आप वो गड्डी लपक भी लेंगी, क्योंकि आपके पास और कोई चारा है भी नहीं। यहाँ बॉक्स में देखिए, तन को मजबूत बनाइए, बुद्धि को धार दीजिए और मन को अध्यात्म दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पता होगा कि वो घर से निकल रहा है उन्हीं महिलाओं के साथ जाकर डिनर करने के लिए। आप भली भांति ही जानती होंगी, वो भी जानता है कि आप जानती हैं। वो फिर भी आपके सामने निकलेगा और आपके पास कोई ताकत नहीं होगी उसे रोक पाने की। आपके पास बस आपकी गरीबी, आपकी कमजोरी और आपके 2 बच्चे होंगे। अब रोक सकते हो उसको तो रोक लो, पर नहीं, स्कूल के दिनों से शुरू हो जाता है। अब तो ये लड़का लड़की निभा निभी के खेल 6ठी क्लास से ही शुरू कर देते हैं। जो थोड़ी सुंदर लड़कियां होती हैं उनका पढ़ाई से मन ही उठने लग जाता है। कहती हैं करना क्या है पढ़ करके जो कुछ मिलता है वो तो हमें बिना पढ़े ही मिल जा रहा है, हम पढ़ करके क्या करेंगी? बल्कि जो साधारण नैन नक्श वाली लड़कियां होती हैं वो पढ़ाई में आगे निकल जाती हैं। थोड़ी वो आकर्षक हुई नहीं कि लड़के ही उसका दिमाग खराब कर देते हैं, दिन रात उस पर मंडरा करके। और घर वाले भी, घर की सारी लड़कियों में, पूरे खानदान की सारी लड़कियों में सबसे गोरी हमारी बबली है और सबसे प्यारी हमारी स्वीटी है। अब ये बबली और स्वीटी मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए प्रवेश उत्तीर्ण करेंगी कभी बताइए? उनका दिमाग ही अब किसी और दिशा में चल दिया है। तो दोस्तों, इस अध्याय में लेखक बार बार एक बात पर जोर देते हैं कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत उसका ज्ञान, विवेक, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता है। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है तो वह डर, शक और असुरक्षा से ऊपर उठकर सोच पाता है। अब पढ़ते हैं इस अध्याय का अंतिम भाग। और शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है। साधारण लड़कियां बसों में धक्के खाती हैं, धूप के नीचे, गर्मी में भी धूल झेलती हैं, लू झेलती हैं, बस में बैठ करके या स्कूटी में बैठ करके दफ्तर जाती हैं। मुझे तो पहले ही दिन से इन्होंने सीडेन कार की एक ब्रांड दिलवा दी थी, सॉफर ट्रिवेन चालक चलित। और उसी सीडेन में बैठ करके जब शीशे से बाहर देखती थी कि साधारण कामकाजी लड़कियां बस पर सवार होकर के ऑफिस जा रही है या पैदल या स्कूटी पर जा रही है, तो कितना मजा आता था ना कि देखो ये सब काम करेंगी, वो भी पैदल और स्कूटी पर धूप में जाकर के, और मैं सीडेन में बैठ कर के शॉपिंग खरीदारी करने जा रही हूँ। मैं तो शॉपिंग करने जा रही हूँ। किसी बड़ी मॉल खरीदारी केंद्र में चले जाइए, खासकर जहाँ पर फॉरेन विदेशी ब्रांड्स हो। आप वहाँ वीकडेज, कार्य दिवस पर चले जाइए। दिन में वीकडेज और दिन का समय, ये कौन सा समय होता है? ये ऑफिस का समय होता है, काम का।
होता है ना, वीकडेज में दिन का समय ऑफिस का काम का समय होता है। वीकडेज पर किसी मॉल में चले जाइए, वहाँ पर गिनिए कि कितने प्रतिशत पुरुष हैं शॉपिंग करते हुए और कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं। क्या पाओगे? 90% तो महिलाएं ही होंगी। अगर ये ऑफिस नहीं जा रही हैं तो शॉपिंग कैसे कर रही हैं और किसके पैसे पर कर रही हैं? क्योंकि ये तो ऑफिस का टाइम होता है। ये ऑफिस के टाइम में शॉपिंग कर रही हैं तो किसके पैसे पर कर रही हैं? वो ऑफिस में मेहनत कर रहा है, ये उसी के पैसे से शॉपिंग कर रही हैं। अब क्या होगा उनका, बताइए। यहाँ बॉक्स में देखिए, अपनी ताकत विकसित करना सीखिए। ज्ञान, गुण, अनुभव, कौशल, विवेक, ये आपकी असली ताकत होती है। ये रूप का सौदा बहुत दिनों तक नहीं चलता है। देखो, पुरुष होने के नाते बता रहा हूँ, ठीक है। हम बोलते हैं कि महिला माया होती है, स्त्री का क्रिया चरित्र होता है। लेकिन इतना बता दूँ कि पुरुष होने के नाते की पुरुष भी बहुत चालू चीज़ होता है। उसको बेवकूफ़ मत समझो। वो अपना मतलब, अपना स्वार्थ निकालना बखूबी से जानता है। उसको बिल्कुल अच्छे से पता होता है कि आपकी पूरी हस्ती में कौन सी चीज़ उसके काम की है और कब तक की है, कि ठीक उसी चीज़ का वो सौदा करता है। और जिस दिन वो चीज़ें उसको मिलनी बंद हो जाती है या किसी दूसरी जगह वही चीज़ बेहतर मिलने लगती है तो वो भंवरा झट से उड़ जाएगा। वो बहुत चालू चीज़ होती है। तो इसलिए देवी जी, इतने सालों से कभी हाथ जोड़ करके कभी डांट करके आपसे निवेदन करता हूँ कि अपनी ताकत विकसित करना सीखिए। ज्ञान, गुण, अनुभव, कौशल, विवेक, ये आपकी असली ताकत है। ये रूप का सौदा बहुत दिनों तक नहीं चलता। तन को बहुत मजबूत बनाइए, बुद्धि को धार कीजिए और मन को अध्यात्म दीजिए, नहीं तो ये सवाल आते ही रहेंगे। ये पॉजिटिवनेस पर है ही नहीं सवाल, ये सवाल कमजोरी पर है। जो जितना कमजोर होता है वो उतना मुट्ठी भिजता है ना। बोलो, आप किसी के साथ जा रहे हो, वो जितना डरा हुआ होगा उतनी जोर से आपको भींचेगा। ऐसा ही होता है ना। तो जिसको आप पॉजिटिवनेस बोलते हो वो वास्तव में भी सिर्फ डर है, इनसिक्योरिटी और कमजोरी है। तो मैं पॉजिटिवनेस का इलाज क्या बताऊं? पॉजिटिवनेस का कोई इलाज नहीं होता है। जो मजबूत होता है वो पॉजिटिवनेस हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ भाग 21 में हमने पुस्तक स्त्री आंतरिक बल की ओर का अध्याय 13, कहीं उनका किसी से कुछ चल तो नहीं रहा है, इस अध्याय को हमने पूरा पढ़ लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और साक्षी जर्नल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो यानी भाग 22 को हम इसी पुस्तक के अगले नए अध्याय के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।